हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एक सीरीज़ लॉन्च की है पॉलिटी की, जो कि CGPSC 2024 के लिए क्रैश कोर्स की तरह है, प्लस इसके साथ आप चाहें तो और भी रिवीजन मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का भाग 1 पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 क्या होता है ये सब जान लिया था। आज हम जानेंगे कि कुछ ऐसे केसेस जिसका इम्पैक्ट आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के कारण पड़ा, मतलब भाग 1 के कारण पड़ा, ठीक है। और उसके अलावा स्टेट्स जो आज हम देखते हैं वो कैसे बने, इसका एक छोटा सा ब्रीफ हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यूनियन एंड टेरिटरी में कल मैंने बताया था आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3 एंड 4। आज हम जानेंगे कि जो आर्टिकल 2 और 3 है, अगर वो यूज़ होता है, यानी कि आप चेंज कर रहे हैं, खासकर आर्टिकल 3 के थ्रू आप कोई इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोई स्टेट को आप चेंज कर रहे हैं, बॉर्डर चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? तो उसका इफेक्ट पड़ता है 2 शेड्यूल्स में, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4, ठीक है। शेड्यूल 1 में तो मैंने बताया था क्योंकि नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको नाम का, जैसे मान लेते हैं कि MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2000 में, तो वहाँ पे आपको एक नया कॉलम चेंज करना होगा, नया रो बनाना होगा, जहाँ पे आपको लिखना होगा छत्तीसगढ़ का नाम, ठीक है। पर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रफ नोटबुक की तरह काम नहीं होता, तो उसको जब भी आप उसमें चेंज करना होगा तो आपको पार्लियामेंट में कोई बिल पास करना होगा, तो वही बिल होता है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, ठीक है। यही है आर्टिकल 4 का इफेक्ट, कि आर्टिकल 3 में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करिए, और उसके बाद शेड्यूल 1 में आप नाम चेंज कर सकते हैं। अब शेड्यूल 4 में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 4 में दिया है अबाउट राज्यसभा के सीट्स। शेड्यूल 4 में दिया है राज्यसभा में सीट एलोकेशंस के बारे में। तो देखिए, अब क्या होता है ना, कि जैसे मान लेते हैं ये MP है, 2000 के बाद छत्तीसगढ़ बना 1999, मतलब 2000 से पहले, नवंबर 1 2000 से पहले तक ये पूरा MP था। फिर नवंबर 1 यानी 1 नवंबर 2000 को हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ बना। तो इसमें देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो सीट आप क्षेत्र काट रहे हैं, तो ये पहले कहीं एक क्षेत्र रहा होगा, तो उसमें जो MP बनते हैं राज्यसभा के वो एक बनते होंगे। पर क्योंकि अब आपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, तो जब पॉपुलेशन डिवाइड होगा तो वापस से रीऑर्गेनाइज होगा। तो ये जो रीऑर्गेनाइज होकर यहाँ एक नया एरिया बना, यहाँ एक नया एरिया बना, यहाँ एक नया एरिया बना, तो ये सब जो बन रहा है, इसके कारण हमको क्या मिलते हैं? नए राज्यसभा के MPs के क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम बदल रहे हैं ना, इन्हीं कारण शेड्यूल 4 में जो नाम लिखे हुए हैं, नेम ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर, ठीक है, नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर, तो ये जो दोनों चीज़ें लिखी हुई है इनमें चेंज होगा। इसीलिए हमें सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू इसको चेंज करना होता है और एक नया इंक्लूड करना होता है रो या कॉलम, ठीक है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं सिंपल मेजॉरिटी का। समझ में आ गया कहाँ कहाँ शेड्यूल में चेंजेस होगा 1 और 4 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब देखते हैं हम 2 इंपॉर्टेंट केस, बैरूबारी यूनियन केस और 100th अमेंडमेंट। तो बैरूबारी यूनियन केस क्या है? बैरूबारी उस समय, हमारे जो 1960s की बात है, उस टाइम पे वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। अब क्योंकि रेड क्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान का क्या किया है? डिमार्केशन किया है, यानी कि लैंड बॉर्डर बनाया है। तो जब रेड क्लिफ ये बॉर्डर बना रहे थे तो उनसे क्या हुआ? चीज़ें छूट गई। तो बैरूबारी जो एरिया था जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का, वो बॉर्डर करता है ईस्ट, उस समय का ईस्ट पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश उसके साथ। तो ये हुआ, इसको मेंशन करना भूल गए, ठीक है। उस बॉर्डर में, मतलब उस डिमार्केशन में मेंशन करना भूल गए कि बैरूबारी यूनियन किसका पार्ट होगा। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान यानी उसमें पाकिस्तान जो था वो इस पर क्लेम करने लगा। तो इस क्लेम के चक्कर में क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट से अराइज हुआ। तो इससे बचने के लिए, ठीक है, नेहरू जी ने एक क्या काम किया, उन्होंने बोला कि हम बैरूबारी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देते हैं, कुछ अपने पास रख लेते हैं।
ठीक है, मतलब उस समय की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि हम बैरूबारी का कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे, कुछ उनको पाकिस्तान को दे देंगे। तो इसमें दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 में मेंशन है कि हम किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैसे? उसको बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, उसको उसको डिमिनिश कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसी को समझ के उस समय की गवर्नमेंट ने ये देने का ऐलान किया, पर इसके कारण केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करना स्टार्ट करेगी और उसके कारण कुछ रिजल्ट आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माना कि उसमें कहीं मेंशन नहीं है, पर क्योंकि हम सॉवरेन स्टेट हैं तो हम किसी का लैंड एक्वायर कर सकते हैं, पर पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपना हमारा लैंड विदाउट अमेंडमेंट किसी और कंट्री को या किसी और पावर को हैंड ओवर कर सकती है। तो अगर आपको किसी ज़मीन का हिस्सा, भारत की ज़मीन का हिस्सा किसी और को देना है तो उसके लिए क्या करना होगा? ट्रांसफ़र करने के लिए अमेंडमेंट करना होगा। इसीलिए उस टाइम पे अमेंडमेंट हुआ, 9th अमेंडमेंट, जिसके कारण बैरूबारी का कुछ हिस्सा इंडिया के पास और कुछ हिस्सा बांग्लादेश, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, उसके पास चला गया। तो उम्मीद करता हूँ बैरूबारी यूनियन के समझ आ गया हो। सिंपल सा केस है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया था बैरूबारी, जिसको डिमार्केट करना भूल गए थे, मतलब उसको मेंशन करना भूल गए थे कि ये किसका हिस्सा होगा। तो इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए गवर्नमेंट ने, उस समय की गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ हिस्सा इंडिया के पास रखा और कुछ हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया। इसको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अमेंडमेंट या संशोधन करना होगा, और उस संशोधन के थ्रू 9th अमेंडमेंट आया। ठीक है, बस इतना ज़्यादा कहानी। आगे देखते हैं। अब क्योंकि 9th अमेंडमेंट किए, वैसे ही अब क्योंकि उसके बाद जब 1974 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद हुआ, तो उसके बाद क्योंकि इंडिया ने उसे आज़ाद किया था, तो जो लैंड बॉर्डर्स थे, जो लैंड बाउंड्रीज थी, उनके डिस्प्यूट को यानी उनके बीच के मतभेद को, भारत और बांग्लादेश के बीच का, कम करने के लिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ। कई बार ये प्रयत्न किए गए, पर जो कॉन्क्रीट हमको रिजल्ट मिला, जो फाइनल प्रोडक्ट मिला, वो कब मिला? 2011 में, जिसके कारण हमने 100th अमेंडमेंट किया 2015 में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है 100th अमेंडमेंट का। ठीक है, तो जो 100th अमेंडमेंट यानी 100वां संशोधन हुआ था, इसमें हमने क्या किया? इंडिया के पास 51 एनक्लेव्स रहे और बांग्लादेश के पास 111 एनक्लेव्स चले गए। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि इतना सारा ज़मीन क्यों दे दिया गया? तो देखिए, एक्चुअली में यहाँ पे आपको साइड में एक इमेज दिख रहा होगा, जिसमें छोटे 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 पैचेस दिख रहे होंगे दोनों देशों के बीच में। ठीक है, छोटे 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 टुकड़े। तो वो टुकड़ों में होता क्या था? क्योंकि वहाँ के लोग, जैसे मान लेते जो बांग्लादेश में इंडिया का एनक्लेव्स था, तो वहाँ रहते थे इंडियंस कहलाने, वहाँ जो रहते थे उनको क्या बोलते थे? इंडियंस। अब क्योंकि वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? एक नए देश से, तो उनको इंडिया आना मुश्किल होता था और इंडिया से लोगों को वहाँ जाना मुश्किल होता था। सेम सिचुएशन होता था जो बांग्लादेशी एनक्लेव्स थे इंडिया में, तो वहाँ के लोगों को। और उसके साथ ही कई बार इसके कारण क्या होता था? इलीगल माइग्रेशंस भी होते थे। ठीक है, मतलब तारों के नीचे से आने वाला हिसाब। ठीक, तो इसके कारण क्या, इससे बचने के लिए दोनों देशों ने एग्रीमेंट किया कि उन जो इलाके हैं जो बांग्लादेश में आते हैं वो बांग्लादेश को दे दिए जाएं, और जो इंडिया में आते हैं वो इंडिया को दे दिया जाए, ताकि जो हमारा बाउंड्री है वो सील हो सके, फिक्स हो सके, ताकि जो इलीगल माइग्रेशन है वो रुक सके। तो ये था 100th अमेंडमेंट, आपको साइड में इमेज में दिख गया होगा। ठीक है, तो ये जो टोटल स्ट्रेच था ये था 6.1 किलोमीटर का। ठीक है, ये टोटल स्ट्रेच था 6.1 किलोमीटर का। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछता है। और डिटेल में हम अपनी क्लासेस में बताते हैं, जब पूरा फुल लेक्चर्स जब हम पढ़ाते हैं। ठीक है, पूरा जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें और डिटेल में बताता हूँ मैं, और डिटेल में आपको जानना होगा, पर फिलहाल आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। टोटल स्ट्रेच
कितने एनक्लेव्स थे और किसके पास कौन से गए, ठीक है। बाकी तो ऐसे बहुत सारे नाम है, डोडा है, सिलाई है, सिल्ता है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे 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 एनक्लेव्स थे जो आपस में एक्सचेंज किए गए। तो ये था हमारा लैंड बॉर्डर या लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। चलिए अब जानते हैं आज के टाइम का जो स्टेट है ना वो कैसे बना। देखिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखा क्या कि जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो जो इंडिया और बांग्लादेश का टोटल लैंड कितना है बाउंड्री के साथ जो शेयर करते हैं वो है 4096.7 किलोमीटर, यानी लगभग 4100 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर का है, ठीक है। तो ये जो हमेशा जो डिस्प्यूट होता था इन्हीं के बीच में से छोटे छोटे एरिया से होता था, ठीक। इसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया कि बाकी चीज़, तो ये जो एरिया था ये कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स या कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर करता है, तो वो है वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है और साथ में ईस्टर्न एरिया है इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपको दिखता होगा एनआरसी, सीए, ये सब जो एनआरसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए आया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग अबाउट स्टेट इंटीग्रेशन, कैसे आज के समय में हमारा जो इंडिया है वो दिखता है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, सबसे शुरू में जब हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे हमारे पास टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। टोटल कितने स्टेट्स थे प्रिंसली? 552 प्रिंसली स्टेट, यानी 552 रजवाड़े थे, ठीक है। तो इनको इंटीग्रेट करना था, यानी भारत में जोड़ना था। तो ये किसने किया ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है। ये आज आप कमेंट करके आंसर दीजिए, जो भी जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो 552 प्रिंसली स्टेट थे इसमें से 549 इंडिया में क्या हो गए, एडॉप्ट हो गए। अब ये क्यों हुआ? तो देखिए 1947 का एक्ट जब मैंने बताया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक प्रोविज़न था जिसमें प्रिंसली स्टेट को ये पावर थी कि या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या वो इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं। तो 549 जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया के साथ मर्ज कर गए। 3 जो थे ना, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये मिलने से मना कर दिए भारत के साथ। तो इनको कैसे मिलाया गया? तो जूनागढ़ मिला प्लेबिसाइट के थ्रू, रेफरेंडम के थ्रू, सॉरी, ठीक है, रेफरेंडम, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, ठीक, वो पाकिस्तान से जुड़ने को तैयार थे, पर लोगों ने बोला कि हमारे लिए पाकिस्तान से जुड़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे ज़्यादातर पूर्वज इंडिया में ही हैं, ज़्यादातर लोग हमारे रिलेटिव इंडिया में हैं और पाकिस्तान जाना आना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो जूनागढ़ है वो गुजरात के निचले हिस्से में आता है और पाकिस्तान से उसकी दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है ना ये इंटीग्रेट हुआ बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। जो उस समय राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने भारत के साथ एक संधि की, ठीक है। उस संधि के थ्रू यानी उस एग्रीमेंट के थ्रू जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। पहले वो आर्टिकल 370 और 35A के थ्रू इंडिया में था, उसको अलग पावर्स थी जो कि अब नहीं है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर भी इंडिया के बाकी प्रोविंसेस के, बाकी स्टेट्स और यूटीज की तरह ही इंटीग्रेटेड पार्ट है इंडिया का, ठीक है। पहले कुछ अलग इसके लेजिस्लेचर थे, कुछ अलग पावर्स थे जो अब खत्म हो चुके हैं। हैदराबाद को बाय मिलिट्री एक्शन के थ्रू, ठीक है, मिलिट्री एक्शन के थ्रू इंडिया में मर्ज किया गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही 3 चीज़ है कि 3 स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भारत में नहीं जुड़ रहे थे, उनको जोड़ने के लिए क्या किया गया? जूनागढ़ में रेफरेंडम, ठीक है, जनमत संग्रह, जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि हम विलय के लिए संधि, ठीक, और हैदराबाद में मिलिट्री एक्शन यानी आर्मी का एक्शन हुआ। तब जाके ये तीनों स्टेट्स इंडिया में मिले और तब जाके 552 प्रिंसली स्टेट भारत का हिस्सा बन गए। चलिए आगे देखते हैं।
तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो जो हमारे स्टेट्स को बनाया गया वो 4 पार्ट्स में बनाया गया, ठीक है। तो टोटल ए बी सी और डी 4 पार्ट्स में अलग अलग स्टेट्स को हमने डिवाइड किया। तो जो सबसे पहला पार्ट था इसमें गवर्नर के प्रोविंसेस थे, मतलब जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वो इसका हिस्सा होते थे। जो पार्ट बी था इसमें वो स्टेट्स होते थे, ठीक है, जहां पे लेजिस्लेशन था, ठीक है। इसमें प्रिंसली स्टेट्स भी होते थे, इसमें कुछ और प्रोविंसेस भी थे जहां पे लेजिस्लेशन हुआ करता था। ये भी टोटल 9 थे, ठीक है। इसके बाद ये दोनों में इसमें टोटल 10 थे और ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है। और लास्ट में अंडमान एंड निकोबार 1। शुरुआत में ये इस तरह से हमारे पास 1956 तक ऐसा दिखता था हमारा देश का अलग अलग स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो इसको हमने चेंज किया रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो 1956 के बाद हमारे पास आज की जैसे स्टेट्स दिखते हैं और यूनियन टेरिटरीज दिखते हैं वो ऐसा बनाया गया। चलिए इसी का आगे बढ़ते हुए जानते हैं, यानी टोटल कितने हो गए 9 + 9 + 10 + 1, ठीक है, यानी कि 18 10 28 और +29 टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पेप्सू वगैरह आप अगर पढ़े होंगे, ठीक है, पंजाब ईस्ट पंजाब वाला एरिया, तो वो इसमें आता था विथ लेजिस्लेशन वाले में, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एरियाज थे जिनको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब जानते हैं इसके बाद जो चेंजेस हुआ, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तक की बात। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 1948 में पहली बार लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स के डिवीजन की बात उठी, ठीक है। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी होती है शुरू पोट्टी श्री रामुलु के मरने से, ठीक है, याद रखिएगा। पोट्टी श्री रामुलु जो थे वो गांधी जी के बहुत अच्छे अनुयायी थे, यानी कि गांधीयन फिलॉसफी में बिलीव करते थे। और इन्होंने क्या किया, एक नए लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज भाषा के आधार पर राज्य की निर्माण की बात कही। उस राज्य का नाम दिया गया आंध्रा स्टेट, ठीक है। पर शुरुआत में इसके लिए क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था धार कमेटी। धार कमेटी जब बनाई गई, ये वाला बाद में हुआ था, ठीक है, इसको मैं बस बता रहा हूं अभी, याद रखिएगा। आंध्रा के लिए हुआ था। धार कमेटी जो बनाई गई जिसके चेयरमैन थे धार, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, अगर हमें स्टेट्स बनाने हैं तो स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक बुनियाद पे बनेंगे, ना कि भाषा के आधार पे। यानी लिंग्विस्टिक जो आपने स्टेट्स की मांग की है उसको इन्होंने नकार दिया। तो इसके बाद फिर से लोगों के बीच में द्वेष आ गया, खासकर ये साउथ इंडियन स्टेट्स जो थे उस टाइम पे डिमांड कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो कल्चर है उसमें साउथ इंडियन जो लैंग्वेजेस है, क्लासिकल लैंग्वेजेस जिन्हें हम बोलते हैं, वो बहुत पुराने समय से चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर आपको रीऑर्गेनाइज करना है स्टेट को तो वैसे करिए। तो धार कमेटी की बात को नहीं माना गया, तो फिर लोगों के बीच में आक्रोश देखते हुए उस समय के 3 प्रमुख नेता जे, वी एंड पी, यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनके जेवीपी कमेटी बनी, ठीक है। इन्होंने भी बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर से आपस में लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा और लोग बंटने लगेंगे। तो इन्होंने भी बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस ही सही है, ठीक है। तो इसके कारण फिर से आक्रोश बढ़ा और हंगर स्ट्राइक किया किसने, पोट्टी श्री रामुलु ने, यानी कि अन्न जल का त्याग कर दिया और इनकी डेथ हो गई, ठीक है, इसी हंगर स्ट्राइक के कारण, जिसके कारण बहुत ज़्यादा आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आक्रोश उठा
और दंगे जैसे स्थिति आ गई। तो इससे बचने के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट कमेटी आई जिसका नाम था फजल अली कमेटी, ठीक है। तो जब पोटी श्रीरामुलू की डेथ हुई तो उनसे लोगों को बचाने, लोगों को सेफ गार्ड करने के लिए, दंगे वगैरह की स्थिति को रोकने के लिए 1953 में आंध्रा स्टेट का निर्माण हुआ। यानी पहली लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश, आंध्रा स्टेट, ठीक है। यानी भाषा के आधार पे पहला राज्य है आंध्र, ठीक है। तो ये 1953 में बना था। याद रखिएगा जो हमारा फजल अली कमेटी आया इसके जस्ट बाद, इसमें 2 और मेंबर्स थे, 2+2 मेंबर्स थे, HM कुंजरू और पानीकर, ठीक है। कुंजरू और पानीकर के साथ साथ फजल अली इसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने फाइनली अपना जब रिपोर्ट प्रेजेंट किया तो उस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन कर दिया कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे। पर इन्होंने बोला कि सिर्फ लिंग्विस्टिक नहीं हो सकता, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव भी होगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ अगर लैंग्वेज के बेसिस पे करें तो वहां पे सिर्फ लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल आंध्र स्टेट बना तो सिर्फ वहाँ तेलुगु बोलने वाले लोग नहीं रह सकते हैं, वहाँ हर प्रांत के, हर भाषा के लोग आके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये बोला गया इस ऑर्गेनाइजेशन में, बोला गया कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे, पर उन स्टेट्स में सिर्फ उसी लैंग्वेज को बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे, बाकी लोग भी रहेंगे। ये कहा इनका फाइनल वर्डिक्ट। यानी दूसरे प्रांतों से आने वाले लोग भी क्या करेंगे, स्टेट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है कि हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब आपके सामने एक लिस्ट आएगा, सामने दिख रहा होगा लिस्ट, इसमें दिया है कि कौन सा स्टेट कब बना, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ अभी रटवाने का काम नहीं है, वो आपको रटना होगा, ठीक है, कि कैसे पहले महाराष्ट्र को बनाया गया, ठीक है, बॉम्बे प्रोविंस अलग हुआ, फिर MP बना, उसमें से गुजरात अलग हुआ, ये सब कैसे हुआ ये पूरा इसमें मेंशन, जो लिस्ट आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। मैंने डिटेल्स में बता दिया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में कि कैसे अलग अलग कमिटीज आई, क्या रिजल्टेंट मिला। इसके बाद जो रिजल्ट मिला वही था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो क्या किया गया, हमारे देश को 4 पार्ट में जो बांटा गया था, उन पार्ट A, B, C, D को बंद कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद स्टेट्स को, मतलब इंडिया को स्टेट्स और UT में डिवाइड कर दिया गया, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में, ठीक है। चलिए, तो आज आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि जब पहली बार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो टोटल कितने स्टेट्स थे और कितने यूनियन टेरिटरी थे। तो आप आंसर को कमेंट करिएगा, मैं जो भी आंसर सही होगा उसको हार्ट दे दूँगा। चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर पार्ट 1 ख़त्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा यूनियन एंड टेरिटरीज, उसमें कौन कौन से अलग अलग कमिटीज़ आई जिसके कारण स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, बेरूबारी यूनियन केस, और साथ ही साथ 100th अमेंडमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारे नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप मुझे सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन करना है तो आप हमारे एड्रेस जो आपके सामने फ्लैश हो रहा है उस पर आकर मुझसे 10 बजे से शाम 7 बजे तक कभी भी मिल सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दूंगा। ये तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है ब्रीफ में, ठीक है, बहुत छोटे से हिस्से में। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है मुझसे तो हमारा नया कोर्स लॉन्च होने वाला है फरवरी में, ठीक है। फरवरी में हम CGPSC के भी बैच लॉन्च कर रहे हैं और UPSC के भी बैच। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे साथ आके ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में जुड़िए, ताकि आपको, अगर आपका लक्ष्य है CGPSC क्रैक करना आगे आने वाले समय में, या UPSC क्रैक करना और भारत में सिविल सर्वेंट बनने का सपना अगर आपके अंदर है,
तो उस सपने को साकार करने के लिए हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे, सारे प्रयत्न करेंगे ताकि आप अपने सपनों तक पहुंच सकें। तो उसके लिए आप आइए, हमसे जुड़िए और हम आपको 12 से 13 महीने का इंटीग्रेटेड कोर्स देंगे, जिसमें पूरा डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस के साथ सारे लेक्चर्स को कवर किया जाएगा, हर एक टॉपिक को। तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सिटीजनशिप या नागरिकता। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।